वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ईयर की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ताम्रपाषाण युगीन, ताम्र युगीन और लौह युगीन सभ्यताएं, उसमें हमारा जो बालाथल की सभ्यता थी उसके बाद आज हम बात करते हैं लौह युगीन संस्कृतियां जो राजस्थान के विभिन्न भागों में विकसित हुई थी और इस बात के हमें विभिन्न प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता दूं, लौह युगीन संस्कृतियां मतलब यहाँ से लौह युग का प्रारंभ हो गया था। लौह युग का प्रारंभ इन द सेंस कि लोहे का प्रयोग किया जाना शुरू हो चुका था। तो इसलिए जब लोहे का प्रयोग किया जाने लगा उस समय में जो संस्कृतियां डेवलप हुई उन्हें हम लौह युगीन संस्कृतियों के नाम से जान सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि खाली लोहे का ही प्रयोग किया जाता था। पूर्व में जैसे पाषाण का, ताम्र का और अन्य धातुएं जो थी उनका प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार से अब सम्मिलित रूप से लोहे का प्रयोग भी किया जाने लगा था। अब लौह युगीन संस्कृतियों में राजस्थान में जो प्रमुख स्थान है उसमें नोह जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के जो आपके ब्रज क्षेत्र में भी आता है, ब्रज भाषा बोली जाती है और यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य भी है, भली भांति जानते होंगे, बर्ड सेंचुरी है। और उसी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नोह नामक स्थान से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं और इसमें आप देखिए काले व लाल मृदपात्र जो हैं वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं और इन मृदपात्रों से लोहे की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। यह भारत में लौह युग के प्रारंभ के सूचक है। अर्थात नोह नामक स्थान से जो मृदपात्र मिले हैं उसमें लोहे की उपस्थिति दर्ज की गई है और यहीं से भारत में लौह युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इस लौह युगीन संस्कृति का मानव था उसके निवास स्थान कैसे थे। तो मकान जो है वो पक्के बनाए जाते थे, यानी जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गईं, जैसे जैसे धातुओं का प्रयोग बढ़ता गया उसी तरह से मकानों को मजबूती प्रदान की जाने लगी और मकानों को पत्थरों से निर्मित किया जाने लगा। अपने औजार हथियार भी जो थे पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे बनाए जाने लगे। कृषि कार्य इस समय प्रारंभ हो चुका था, उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा था। तो ऐसी स्थिति में लोहे का प्रयोग जो है वो और अधिक होने लगा था। इसके बाद हम बात करते हैं खान पान की। जो लौह युगीन संस्कृति के लोग थे वो किस प्रकार का खान पान करते थे, तो उनका जो मुख्य आहार था या उनके जो मुख्य खाद्य पदार्थ थे उसमें चावल जो कि शाकाहारी भोजन था, इसके अलावा गौमांस और घोड़े के मांस का प्रयोग भी किया जाता था। यानी हम ये कह सकते हैं लौह युगीन संस्कृति में मानव शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। साथ ही साथ ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि इस समय तक मनुष्य लोहे का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुका था और जो घोड़े का प्रयोग है वो रथ खींचने के लिए किया जाता था और इसलिए ऐसा विद्वानों का मानना है कि महाभारत युगीन संस्कृति होने का अनुमान ये लगाया गया है, क्योंकि जो हस्तिनापुर है, महाभारत काल में हस्तिनापुर प्रमुख स्थान था कौरव और पांडवों का। आपको याद होगा, आपने महाभारत देखी होगी टीवी सीरियल्स में भी। जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को महाभारत युगीन माना गया है। यहाँ से सलेटी चित्रित मृदपात्र प्राप्त हुए हैं और ये जो सलेटी रंग के चित्रित मृदपात्र हैं उसके बारे में विद्वानों का अनुमान है कि ये बलूचिस्तान व ग्रीस होते हुए भारत आए थे। अब इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इस युग की सभ्यताओं का संबंध बलूचिस्तान और ग्रीस नामक देशों से रहा होगा। प्रमुख पात्र जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो है कटोरा, थाली, लोटा और स्वस्तिक के चिन्ह, भट्टियाँ,
आदि प्राप्त हुए हैं। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि स्वस्तिक का चिन्ह जो है वो हमारे धार्मिक जीवन से संबंधित है, और कहीं ना कहीं ये स्वस्तिक का चिन्ह सभ्यता के खुदाई में मिलना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हमारी संस्कृति में जो वर्तमान में प्रचलन है स्वस्तिक के चिन्ह का, वही महत्व जो आज है वो संभवतः लोह युगीन संस्कृतियों में भी रहा होगा, और इसीलिए स्वस्तिक का चिन्ह हमें यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो उनके धार्मिक जीवन की ओर संकेत करता है। भट्टियों का मिलना निश्चित रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि शायद लोहा गलाने के लिए भट्टियों का निर्माण किया गया होगा, बड़ी बड़ी भट्टियों को, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा लोहा गलाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में भट्टियों के में ही लोहे को गलाने की क्रिया की जाती होगी। विशेष रूप से आप इस चीज को नोट करेंगे, सुनारी नामक स्थान जो खेतड़ी जिला झुंझुनू में है, पहली भट्टी खुली धम्मन भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई है, जिससे उपलों के माध्यम से अयस द्वारा लोह धातु प्राप्त की जाती थी। दूसरी प्रकार की जिससे लोहे के उपकरण बनाए जाते थे। तो यहाँ पर लोह अयस से विभिन्न उपकरणों के निर्माण के उद्देश्य से धमन भट्टी का भी प्रयोग किया जाता था, जो हमें यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुई है। नोह के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं लोह युगीन सभ्यताओं के अवशेष जहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसमें सुनारी, जोधपुरा जो आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, विराट नगर ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपके नोह के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से हमें मौर्य सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जो मौर्य कालीन सभ्यता, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे, और अशोक महान जो मौर्य सभ्यता के, जो मौर्य वंश के महान प्रतापी शासक रहे हैं, तो उस मौर्य युग के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इनमें मुख्य रूप से काली पॉलिश युक्त मृदपात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य युगीन सभ्यता के माने जाते हैं। विशेष रूप से ये आप नोट करेंगे, विराट नगर जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पांडवों को जब 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तो अपना वो अज्ञातवास उन्होंने इस विराट नगर में विराट राजा के यहाँ ही बिताया था। उसी विराट नगर में मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में होने के संकेत मिले हैं, और आपने ये बौद्ध धर्म में पहले कभी पढ़ा होगा। विराट नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इतना ही नहीं, विराट नगर से अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शिलालेखों का निर्माण कराया गया था। तो विराट नगर से शिलालेख का मिलना इस बात को स्पष्ट करता है कि विराट नगर में बौद्ध धर्म जो है वो काफी उन्नत अवस्था में था। मौर्य काल के साथ साथ जो मौर्य काल के बाद कुषाण युग आया था, प्राचीन भारतीय इतिहास में आप इन सारे टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे। कुषाण युगीन अवशेष भी इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से पर्याप्त मात्रा में कुषाण युगीन अवशेष या सामग्रियां भी प्राप्त हुई हैं। अगला हमारा है रैंड, जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। यहाँ से मालव जनपद की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और इसको राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से मालव जनपद की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हमारे यहाँ जो प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था थी, वो जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, उनमें जनपद, देन महाजनपद और उसके बाद स्टेट्स का निर्माण हुआ था। तो मालव जनपद की मुद्राएं बड़ी संख्या में मिलने के कारण रेड को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सांभर
सांभर से आप लोग भली भांति परिचित हैं। यहाँ खारे पानी की झील है और जयपुर से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पर ये सांभर नामक स्थान स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन मृद पात्रों की बड़ी संख्या में प्राप्ति हुई है। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण राजवंश हुए थे उनका संबंध राजस्थान से भी रहा था, या उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार राजस्थान में भी किया था, या राजस्थान के शासकों से, राजस्थान में उस समय जो जनपद विकसित हुए थे उनके साथ उनका संबंध रहा होगा किसी न किसी रूप में। इसीलिए गुप्तकालीन मृद पात्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सांभर के अतिरिक्त नगरी जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भीनमाल ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। भीनमाल जो जालौर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियां थी उसकी सामग्री प्राप्त हुई है। विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं, विभिन्न मृदपात्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्टडी करने के बाद विद्वानों ने उन्हें ईसा की प्रारंभिक शताब्दी का होना निश्चित किया है। मृद पात्रों पर, यहाँ से जो मृद पात्र प्राप्त हुए हैं उन पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि इस समय के लोगों का संबंध विदेशों से रहा होगा और इसीलिए जो मृद पात्र हैं उन पर हमें विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य जो पुरातात्विक स्थल हैं जो राजस्थान से, ये जो अभी हमने पढ़े हैं आपके नो है, विराट नगर है और रेड है, सांभर है, नगरी है, इनके अतिरिक्त भी राजस्थान में और पुरातात्विक स्थल हैं जिनकी खुदाई से स्पष्ट होता है कि यहाँ लौह युगीन सभ्यताएं विकसित हुई थी और पूर्व में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताएं भी यहाँ पर विकसित रही होंगी। इनमें प्रमुख है आपके बागौर जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तिलवाड़ा जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर पशु मेला भी लगता है, आपने कभी पढ़ा हो। फिर नलियासर ये सांभर में है, नगर जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, रेड जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है और रंग महल जो गंगानगर जिले में स्थित है। इन स्थानों से भी हमें इन प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन स्थानों की खुदाई या उत्खनन कार्य किया गया है बड़े पैमाने पर और वर्तमान में भी इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ स्थानों से, ये जो तमाम अभी हमने स्थल लिखे हैं जो पुरातात्विक स्थल हैं, इनमें से कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ से सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यानी सोने और तांबे जैसी मूल्यवान धातु जो है उससे भी इस संस्कृति के लोग या इस युग के लोग परिचित हो चुके थे और संभवतः इसीलिए तांबे के साथ साथ उन्होंने सोने चांदी के सिक्कों का निर्माण करना भी प्रारंभ कर दिया था। जो उस समय की ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, इन सिक्कों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्पेशली आप देखिएगा उस समय की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी उस पर ये सिक्के स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हैं। तो हमें इस युग के इतिहास की जानकारी में ये जो मुद्राएं या ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करते हैं और इतिहास की जानकारी में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो राजस्थान की में डेवलप हुई प्रमुख सभ्यता थी कालीबंगा की सभ्यता, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।